तो हम लोग रिजॉल्विंग पावर शुरू करने जा रहे हैं। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है पहले जरा समझ लेते हैं। ये सपोज करो कि एक ओपनिंग है, ओपनिंग सपोज आई का रिजॉल्विंग पावर हम लोग समझने जा रहे हैं। तो आई जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ओपनिंग होता है और जिसके पीछे रेटिना है जहां पर जिसको स्क्रीन हम लोग करते हैं। तो ये आई का ओपनिंग है जिसका डायमीटर डी है। आई का डायमीटर से हमको मतलब नहीं है, ओपनिंग का जो डायमीटर है उससे मतलब है। डिफ्रैक्शन जो होता है उसके बारे में आपको क्या बताएं कि अगर पैरेलल बीम ऐसे आया तो ये लाइट ऐसे नहीं जाएगा, ये लाइट यहां से ऐसे जाएगा क्योंकि वो डार्क की तरफ बेंड कर जाता है। तो ओपनिंग जो आपका आई का है तो लाइट ऐसे ऐसे करके ऐसे इतना विड्थ को इलिमिनेट नहीं करेगा रेटिना का, वो इससे ज्यादा विड्थ को इलिमिनेट करेगा। तो ये जो ओपनिंग है, सपोज करो कि कोई दो पॉइंट है, सपोज कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट यहां पर है। रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाए, अपने आंख से इस दो ऑब्जेक्ट को देखो और ये पता कर लो कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आप इसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, आप इसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन इसी दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस इतना ही रखें और काफी दूर लेकर के चले जाएं, 1 किलोमीटर दूर, तो हो सकता है दिखाई तो दे लेकिन ये अलग अलग है कि नहीं ये डिस्टिंग्विश आप नहीं कर पाए। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब कि दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग देख पाए। ठीक है, अब किसी का आई का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है का मतलब अगर कम डिस्टेंस है तब भी वो रिजॉल्व कर ले रहा है, और किसी का रिजॉल्विंग पावर कम है का मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस है तब रिजॉल्व कर पा रहा है ना। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब जैसे इसके आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है 1 सेंटीमीटर और इसके आई का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है 0.5 सेंटीमीटर। तो बोलो किसका आई ज्यादा बढ़िया है? जिसका 0.5 सेंटीमीटर, मतलब ये 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस को भी रिजॉल्व कर सकता है, उसको देख सकता है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है तो मतलब उसका आई अच्छा है। रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन होता है अपोजिट ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, 1/, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजॉल्विंग पावर किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा और इसका रिजॉल्विंग पावर कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई किसी भी आई का पावर ज्यादा है का मतलब ज्यादा इफेक्टिव है, और ज्यादा इफेक्टिव कब हो? जब कम दूरी को भी वो डिस्टिंग्विश करता है ना। अब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रेले था, वो अपना एक क्राइटेरिया दिए। वो क्राइटेरिया क्या था? सुनो, ये सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है 1, केवल इस ऑब्जेक्ट को ये आई अगर देखेगा तो उसका इमेज इस रेटिना पर बनेगा, उसका इमेज इस रेटिना पर सपोज यहां बन रहा है। इमेज यहां बन रहा है का क्या मतलब? ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से रेज इस पर इंसिडेंट हो। इमेज कैसे बनता है? जब ऑब्जेक्ट से रे निकल करके इसमें आएगा और फिर इसमें इंटर करेगा, यहां पर इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट से रे जो निकल करके यहां पर आएगा तो उसके कारण इस रेटिना पर इमेज बनेगा और उस इमेज का मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तीन ही मैक्सिमा तक हम लोग कंसीडर करते हैं। उसी तरह से यहां पर भी ऐसे फिर मिनिमा फिर मिनिमा। हम लोग जो इमेज कहां पर बना ये अगर आपसे कहें तो जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है वही पोजीशन हम लोग इमेज का मानते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहां पर बना क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। उसी तरह से दूसरा पॉइंट सोर्स सपोज करो यहां है, ये दूसरा पॉइंट, तो उसका इमेज यहां से लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा और इंसिडेंट होने के बाद इमेज बनेगा। इसको सीधा ऐसे किए इस पॉइंट पर, उसका हम अगर डायग्राम दिखाएं मैक्सिमा का, इस
इस वाले पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना, यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उसके बाद यहां से डिक्रीज करता हुआ ये मिनिमम हो गया, फिर दूसरा मैक्सिमम, दूसरा तीसरा मैक्सिमम का कोई यूज नहीं है, दूसरा तीसरा मैक्सिमम को छोड़ दो, हम केवल एक मैक्सिमम को कंसीडर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जिसके बीच का डिस्टेंस x है, तो इस ये जो i है वो इस दोनों ऑब्जेक्ट को अभी जस्ट रिजॉल्व कर लेगा। ये जो i है, यही i है ना, ये ओपनिंग ही तो i है, ये जो i है वो इस दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर लेगा, जस्ट रिजॉल्व कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बीच के डिस्टेंस को हम कम कर दें तब क्या होगा, ये दोनों मैक्सिमम एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगेगा, और जब ये दोनों एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो जाते, दोनों का मैक्सिमा एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है, तब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जस्ट रिजॉल्व कब करेंगे, जब ये दोनों मैक्सिमम बिल्कुल अलग लगेंगे, मतलब एक का मैक्सिमा, ये मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा के साथ कोइंसाइड करते हैं। इस क्राइटेरिया को रेले क्राइटेरिया कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमा दूसरे ऑब्जेक्ट के मिनिमा को कोइंसाइड कर जाए, तब उसको हम लोग कहते हैं कि अभी ये जस्ट रिजॉल्व हो गया, या इसको कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, इस बात को लिखवाइए। इस दोनों ऑब्जेक्ट के मैक्सिमा के बीच में ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितने के बराबर, d लैम्डा बाई। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर, देखो ना, ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये तो मैक्सिमा है 2d लैम्डा बाई डी। सेंट्रल मैक्सिमा का वेट क्या होता है 2d लैम्डा बाई डी, तो उसका आधा, मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d लैम्डा बाई। तो ये रेले ये कहे कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को आप रिजॉल्व तभी कर सकते हैं जब उसके बीच का डिस्टेंस इतना हो जिससे कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा से कोइंसाइड। अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा कर दें तब ये दोनों फिर दूर हो जाएगा। अब एक का मैक्सिमा यहां, एक का मैक्सिमा यहां, तब तो आप क्लियर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो रेले क्राइटेरिया क्या है उसको हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं। पहले लिखिए, टू ऑब्जेक्ट are just resolved two objects are just resolved if the position of central maxima of the image of one object coincide with the first minima of the image of other object. First minima of the image of other object. अगला हेडिंग लिख लो, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन
minimum distance of separation between 2 points so that they can be seen as separate. They can be seen as separate by the optical instrument. By the optical instrument is called limit of resolution. Is called limit of resolution. अब देखो, जैसे ये दोनों पॉइंट है जो कि जस्ट एक दूसरे से सेपरेट दिखे, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो ये मिनिमम डिस्टेंस x कितना है ये हम लोगों को बताना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? x को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिस्टेंस के टर्म में भी लिखा जाता है और एंगल के टर्म में भी लिखा जाता है। जैसे ये दोनों पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, वो कितना एंगल इस पर बना रहा है। दिस एंगल इज सपोज थीटा, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ये थीटा को भी हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ही कहेंगे। मतलब कितना वो एंगल बना रहा है, इस एंगल को वो सेपरेट कर सकता है, लेकिन इससे कम एंगल अगर हो जाए, भाई डिस्टेंस कम होगा तो एंगल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तब वो सेपरेट नहीं कर सकता। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिस्टेंस के टर्म में भी लिखा जाता है और एंगल के टर्म में लिखा जाता है। अब देखो एंगल हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ये एंगल थीटा कितना होगा? तो भाई ये एंगल थीटा कितना होगा? हम लोग ऐसे यहाँ से इसको ऐसे मिला दें और यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, यहाँ से इसको ऐसे मिला दें, ये एंगल थीटा है, ठीक। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ऐसे छोड़ दो ना, ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा कितने के बराबर? ये डिस्टेंस तो तुमको पता ही है, d लैम्डा बाय d डिवाइडेड बाय कैपिटल D, बोलो ना। और थीटा तो काफी कम है क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो थीटा कम है तो इसको केवल थीटा कर दे। यानी थीटा कितने के बराबर हो गया? लैम्डा बाय d। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना हो गया? लैम्डा बाय। अगर डिस्टेंस के टर्म में लिखना है तो ये एंगल थीटा है, इस थीटा को हम लोग लिखेंगे दिस डिस्टेंस x बाय दिस डिस्टेंस y, इसको y बाय। इस दोनों से इस ये जो ओपनिंग है उसका डिस्टेंस कितना है? y। इस x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बोलो x कितना? तो कहोगे तो देखिए थीटा इज इक्वल टू x बाय y, बोलो ना। तो x बाय y इक्वल टू थीटा लैम्डा बाय d, x इज इक्वल टू लैम्डा बाय d इंटू y। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों तरीके से लिखिए। लेकिन ये तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हुआ, जस्ट रिजॉल्व करने के लिए हुआ। लेकिन अगर क्लियर रिजोल्यूशन करना हो, क्लियर रिजोल्यूशन मतलब साफ साफ बिल्कुल दिखे, तब उसके लिए वैल्यू इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। क्लियर रिजोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। वो जो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए उसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, वो आपको याद रखना है। एक्सपेरिमेंटली निकाला गया कि थीटा का वैल्यू तो ये तो क्राइटेरिया है जिससे कि जस्ट रिजॉल्व, इससे कम होगा तो वो रिजॉल्व नहीं होगा, वो आपको नहीं दिखेगा, अलग अलग नहीं दिखेगा। लेकिन अगर बिल्कुल क्लियर रिजोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1.22 लैम्डा बाय। ये बात क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। लैम्डा से थोड़ा ज्यादा 1.22 लैम्डा। उसी तरह से x कितना होना चाहिए? तो लैम्डा को बढ़ा दीजिए 1.22। तो हम लोग इसको दूसरे में लिख रहे हैं, क्लियर रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग में थोड़ा सा फर्क है। x का वैल्यू होगा 1.22 लैम्डा बाय 5।
अब उसके बाद एक टर्म आता है जिसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरपी। ये रिजॉल्विंग पावर होता है 1 बाय लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। आपसे डेफिनेशन पूछे रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन बताओ, तो कहोगे रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर अगर आई का लिखना हो या टेलीस्कोप का लिखना हो, टेलीस्कोप याद है, टेलीस्कोप में 2 लेंस होता था, एक आगे एक पीछे, आगे वाले को ऑब्जेक्टिव, पीछे वाले को आई पीस करते थे। ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होता क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है। तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसका डायमीटर, क्योंकि ओपनिंग तो वही है, लाइट तो वहीं से एंटर कर रहा है। ये रिजॉल्विंग पावर कितना होगा आई के लिए या टेलीस्कोप के लिए, तो आप कहोगे 1 बाई थीटा, मतलब b बाई 1.22 लेगा। ये किसके लिए? फॉर आई एंड टेलीस्कोप, क्योंकि टेलीस्कोप के लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखते हैं वो थीटा के टर्म में लिखते हैं। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे? नहीं, एंगल निकालेंगे। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो क्या निकालेंगे? एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन थीटा डिफाइन होगा, रिजॉल्विंग पावर 1 बाई थीटा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोप के लिए हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस कम होता है। तो माइक्रोस्कोप इसी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो भी हम लोग लिखेंगे। पहले इसको लिखेंगे, इसको पहले एक बार कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ दिखाई नहीं दिया इन लोगों को, इसको थोड़ा इन लोगों को भी दिखा दें, थोड़ा और नीचे कर रहे हैं। हाँ, अब दिखाई दे दिया। ये जो हम लोग लिखे हैं ये आई एंड टेलीस्कोप के लिए है रिजॉल्विंग पावर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायमीटर जितना ज्यादा होगा, डायमीटर ये डी किसका है? इसका डायमीटर। ओपनिंग का डायमीटर जितना ज्यादा होगा उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। अब वहां पर जरा देखो, याद करो, तुम लोग याद होगा तो टेलीस्कोप का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता था उसका रेडियस काफी बड़ा होता था। क्यों? क्योंकि लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होगा और डायमीटर ज्यादा होने के कारण रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका बड़ा बड़ा आंख है उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा होता है। ओपनिंग का साइज बड़ा है तो रिजॉल्विंग पावर अच्छा होगा। तो रिजॉल्विंग पावर डायमीटर के प्रोपोर्शनल है, ओपनिंग के डायमीटर। और किसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा अच्छा होगा? रेड लाइट का कि वॉयलेट लाइट का? जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। अगर किसका? वॉयलेट का। रेड का कैसे? जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका रिजॉल्विंग पावर कम है। तो रेड अगर काफी डिस्टेंस में, कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, अभी भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ डिस्टेंस चूंकि कम है, कोई 2 अगर हम लाइन ऐसे खींचे रेड से और कोई 2 लाइन ऐसे खींचे ब्लू से, अगर पीछे तुम देखो दोनों बराबर ही है, ऐसा नहीं ब्लू वाला बड़ा दिखा देंगे। दोनों को अगर दूर से देखो तो ब्लू वाला जो है उसको क्लियर देख सकते हो, रेड वाला उतना क्लियर नहीं दिखेगा। जब बोर्ड पर लिखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं ब्लू से लिखना, वो ज़्यादा क्लियर दिखता है, रेड से उतना क्लियर नहीं दिखता। इसलिए मनीष सर को हमेशा सिखाते कहते हैं कि रेड से आप ज़्यादा यूज करते हैं, रेड कम यूज करिए, क्योंकि रेड का रिजॉल्विंग पावर कम होता है। एक तो कि छोटा छोटा लिखते भी हैं और थोड़ा सा जो है रेड से ज़्यादा कर देते हैं, तो रिजॉल्विंग पावर पीछे वाले का चश्मा लगाए है उसका रिजॉल्विंग पावर ऐसे ही कम हो गया है बेचारे का, तो उसको देखने में दिक्कत होता है। तो इसके नीचे लिख लो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप। यहाँ देखो, ये सपोज करो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक नजदीक, तुम रिजॉल्व कर पा रहे हो उसको। ये दो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है। और इसको रिजॉल्व करना है एक इंस्ट्रूमेंट को जिसका नाम माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, कोई भी माइक्रोस्कोप है सिंपल या कंपाउंड, उसमें ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव एक लेंस होता है। ये ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग ओपनिंग कहते हैं, ये ओपनिंग है, ये लेंस है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट से रेज निकल करके इस लेंस में इंटर करेगा। उसके बाद फिर इधर उसका इमेज बनेगा, जहां पर भी दूसरा से होगा फिर उसका इमेज बनेगा, फिर आई देखेगा। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है इस लेंस में, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, उसमें रेज इंटर किया तो ये एंगल, हम एक्सिस इसको ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, लेट दिस इज अल्फा। एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट का एंगल, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इसका डायमीटर डी है, ओपनिंग का डायमीटर डी, ये जो डी लिखा है वो किसका डायमीटर है, ओपनिंग का। ओपनिंग का डायमीटर डी है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस d/2 होता है। तो ये जो डिस्टेंस x है, इस x का वैल्यू कितना होगा, सर x का वैल्यू तो आप निकाल चुके, ये डिस्टेंस तो x है, तो ये दोनों जितना एंगल इस पर बना रहा है उसको थीटा मान लिए, ये थीटा हो गया, थीटा का कैलकुलेशन कर लिए, फिर x का कैलकुलेशन कर लिए, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1.22 लैम्डा y/d। इसको लिख सकते हैं 1.22 लैम्डा d/y। ये d क्या था, इसका डायमीटर, और y क्या था, ये डिस्टेंस। इसका डायमीटर d है, ये यहां से यहां तक कितना है d/2, और इस दोनों ऑब्जेक्ट से इस ओपनिंग का डिस्टेंस क्या था, y। आप बताओ, ये थीटा का वैल्यू स्मॉल है, अल्फा अगर स्मॉल है तो हम लोग साइन थीटा को टैन थीटा कर सकते हैं, साइन अल्फा को टैन अल्फा कर सकते हैं। टैन अल्फा कितने के बराबर, d/2y। तो d/y कितने के बराबर, 2 साइन अल्फा। d/y कितने के बराबर, 2 साइन अल्फा। 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन अल्फा। तो रिजॉल्विंग पावर कितना हो गया, 1/x। रिजॉल्विंग पावर 1/x, मतलब 2 साइन अल्फा बाई 1.22। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जस्ट बाहर रखते हैं, यहां पर एक प्लेन ग्लास प्लेट होता है, ग्लास प्लेट से जस्ट बाहर ऑब्जेक्ट है, और ये जो ग्लास प्लेट है उसको हम लोग इस लेंस और ये ग्लास प्लेट, इस दोनों के बीच में एक लिक्विड डाल देते हैं हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। तो इस लिक्विड के डाल देने से होगा क्या कि लेम्डा के जगह पर लैम्डा बाय म्यू लिखा जाएगा। लेम्डा की जगह क्या लिखाएगा, लैम्डा। क्यों लिखाएगा लैम्डा बाय म्यू, क्योंकि ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो आप किए हैं वो एयर के लिए किए हैं, वेवलेंथ एयर में है, लेकिन अगर म्यू वाले में वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ इन एयर बाई म्यू हो जाता है। तो रिजॉल्विंग पावर अब क्या हो जाएगा, अब रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा, वहां दिखेगा ही नहीं, अब रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा, अगर यहाँ लिक्विड डाल दें तो दिस इज इक्वल टू 2 म्यू साइन थीटा साइन अल्फा बाई 1.22 लैम्डा। ये फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। दो फर्क है केवल, पहला तो ये कि रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का थीटा के टर्म में नहीं एक्स के टर्म में लिखेंगे। एक्स का वैल्यू केवल लिख दिए, उसको रीअरेंज कर दिए इस फॉर्म में
और इस फॉर्मूला को याद रख लिए। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन आ सकता है या इसका यूज आ सकता है 12th बोर्ड में या कंपटीशन में भी। ये फॉर्मूला दोनों पे लिखिए। एक बात और जरा समझ लो यहाँ पर, एक बात ये समझना है कि ये जो फॉर्मूला है ये रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप का, और ये फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का। अब इस दोनों फॉर्मूला को जरा सिमिलर करके देखो। डिनोमिनेटर में 1.22 लैम्डा, यहाँ भी 1.22 लैम्डा सेम है। नोमिनेटर में यहाँ पर है 2 म्यू साइन अल्फा, और यहाँ पर नोमिनेटर में है डी। डी क्या है? इस ओपनिंग का डायमीटर। डी क्या है? ओपनिंग का डायमीटर। ये यहाँ पर भी डी क्या है? ओपनिंग का डायमीटर। मतलब वहां पर का डायमीटर और यहाँ पर का 2 म्यू साइन अल्फा, ये दोनों से। म्यू साइन अल्फा को हम लोग एक अलग नाम देते हैं जिसको न्यूमेरिक एपर्चर कहते हैं। म्यू साइन अल्फा को कहा जाता है एपर्चर रेडियस, एपर्चर रेडियस, या इसको न्यूमेरिक एपर्चर, न्यूमेरिक एपर्चर। एपर्चर समझते हो? एपर्चर कहते हैं इसका जो, जैसे लेंस जो है, इस लेंस का ये एपर्चर कहलाता है। इसको एपर्चर रेडियस कहते हैं। और एपर्चर डायमीटर पहले कई बार यूज किए हैं कि भाई एपर्चर डायमीटर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे लेंस का ये दो फेस है, तो ये जिस सेल या स्फीयर का बना है उसका रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, लेकिन एपर्चर रेडियस इसको कहेंगे। तो ये जो लेंस है, इस लेंस का रेडियस, ये जो टर्म है म्यू साइन अल्फा, ये रेडियस जैसा बिहेव कर रहा है। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर हो, ये डायमीटर हो गया, ये भी डायमीटर। तो इस दोनों फॉर्मूला को इक्वेट अगर हम लोग करके देखें तो ये म्यू साइन अल्फा किसके जैसा बिहेव कर रहा है? रेडियस जैसा बिहेव। किसका रेडियस जैसा? एपर्चर का रेडियस, जो ओपनिंग है उसका रेडियस। तो इसलिए हम लोग इसको एपर्चर रेडियस कहते हैं या न्यूमेरिक एपर्चर कहते हैं। तो नाम अगर कहीं पर लिखा है न्यूमेरिक एपर्चर तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, म्यू साइन अल्फा को ही न्यूमेरिक एपर्चर कहते हैं। लिख लीजिए। तो प्रश्न सबसे पहले ये बताएं कि रे ऑप्टिक्स कितने डिस्टेंस तक वैलिड है, और कि उसके बाद फिर वेव ऑप्टिक्स वैलिड होता है। तो जितने डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है उस डिस्टेंस को फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहते हैं। तो फ्रेस्नेल अपना एक क्राइटेरिया दिए कि रे ऑप्टिक्स कहाँ तक वैलिड है। क्या लिखो? फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज डिफाइंड एज Fresnel distance is defined as the distance of a screen from the slit or aperture when the spreading of light due to diffraction, from the center of a screen is equal to the width of slit, इसका मतलब क्या है? सो देखो, ये जैसे ओपनिंग है,
ये ओपनिंग है, आपके आई का ओपनिंग हो या टेलीस्कोप का ओपनिंग हो या माइक्रोस्कोप का ओपनिंग हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का ओपनिंग करने का मतलब जो सबसे पहला लेंस है। और ये सपोज ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, यहाँ ये स्क्रीन है, तो इस ऑब्जेक्ट से रेज इस ओपनिंग में इंटर करेगा। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो हम लोग रेज को पैरेलल बीम ऑफ लाइट मान सकते हैं। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अनुसार ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसके कारण स्क्रीन का इतना पार्ट इल्यूमिनेट होगा, उसके ऊपर नीचे डार्क होगा। लेकिन वेव ऑप्टिक्स के अनुसार जैसे जैसे ये स्क्रीन दूर होगा वैसे वैसे इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट डार्क की तरफ बेंड करेगा। अब अगर तुमसे पूछें ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन का यहां से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी है, और ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है, और यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अनुसार इमेज यहाँ से यहाँ पे बनना चाहिए। तो स्प्रेडिंग कितना होगा, स्प्रेडिंग का मतलब कितना ज्यादा फैल, आप कहोगे सर ऊपर में इतना और नीचे में इतना, ये स्प्रेडिंग होगी। हम बोले नहीं, ये अपने कृष्ण साहब ये कहते हैं कि स्क्रीन का डिस्टेंस उतना होना चाहिए जिससे कि स्प्रेडिंग किसके बराबर हो, इस विड्थ के बराबर। स्प्रेडिंग किसके बराबर हो, विड्थ के बराबर। फिर से एक बार पढ़ रहे, लिखा है फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट। ये जो स्लिट है, इस स्लिट से इस स्क्रीन का डिस्टेंस कितना हो, तो कौन सा देखिए, अगर डिस्टेंस हम इतना कर दें, स्क्रीन को अगर यहां पर रख दें, ये डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, सपोज इस डिस्टेंस को आप जेड मान लीजिए। जैसे जैसे डिस्टेंस आगे करेंगे वैसे वैसे स्प्रेडिंग क्या होगा, घटेगा। तो अब स्प्रेडिंग कितना हो गया, कौशल यहाँ से ये और यहाँ से ये स्प्रेडिंग हो गया। हम बोले ये जो स्प्रेडिंग है दिस प्लस दिस, ये अगर इसके बराबर हो जाए तब तक हम लोग कहेंगे कि यहाँ तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड है, और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, फ्रेस्नेल डिस्टेंस करते हैं। इससे जब आगे कर देंगे तो स्प्रेडिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगा। स्प्रेडिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा। तब उस केस में हम लोग कहेंगे कि नहीं, अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड नहीं। तो स्प्रेडिंग कैसे निकालें, यहां से यहां तक का स्प्रेडिंग कितना है। अब जैसे ये स्क्रीन है, स्क्रीन का पोजीशन आप ये मान लीजिए, और ये ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है यहाँ से यहाँ। तो इमेज बनने का क्या मतलब, इमेज जब हम लोग कहीं पर भी देखते हैं तो इमेज का मतलब थ्योरेटिकली तो ये इनफिनिट तक जाएगा, ये भी इनफिनिट तक जाएगा। इमेज का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का। इमेज केवल सेंट्रल मैक्सिमा को ही कहते हैं। इमेज किसको कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज मतलब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से यहाँ तक। ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से यहाँ तक है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 2 जेड लैम्डा बाय, ये जेड है तो 2 जेड लैम्डा बाय ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ। अब बताओ कि अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ से यहाँ तक बना है तो कितना स्प्रेडिंग है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अनुसार इमेज यहाँ से यहाँ तक बनना चाहिए, जबकि वेव ऑप्टिक्स के अनुसार इमेज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। तो स्प्रेडिंग कितना है, तो कहोगे इस पूरे में से इसको घटा दीजिए, तो स्प्रेडिंग कहेंगे। यहाँ लिख रहे हैं स्प्रेडिंग। टू जेड लेम्डा बाय डी माइनस डी, ये स्प्रेडिंग। ये स्प्रेडिंग कितने के बराबर होना चाहिए, जो डेफिनेशन आपने लिखा फिर से पढ़ो। फ्रेस्नेल डिस्टेंस डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन from slit or aperture when the spreading of light due to diffraction from center of screen is equal to size of slit।
मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, साइज ऑफ स्क्रीन। तो जेड का वैल्यू कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कितना होगा, कितना होगा डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, इसको इधर ले आओ, तो 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो z इक्वल टू डी स्क्वायर बाई, इसको फ्रेस्नेल डिस्टेंस करते हैं। फ्रेस्नेल डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया, डी स्क्वायर बाई लेम्डा। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस आपको निकालने के लिए क्या सकते हैं, इसको लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द डिस्टेंस a beam of wavelength 900 nanometer a beam of wavelength 900 nanometer can travel without significant broadening if the aperture is 3 millimeter wide। इसी क्वेश्चन को अगर हम ये पूछें दूसरे शब्दों में कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालो जब एपर्चर का डायमीटर 3 मिलीमीटर है और लाइट का वेवलेंथ 900 नैनोमीटर, या इसको ऐसे पूछें कि जो मीन्स कहाँ तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड होगा एक वेवलेंथ के लिए जिसका वैल्यू 900 मिलीमीटर है और एपर्चर रेडियस 3 मिलीमीटर, तो कहाँ तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड हो। तीनों का मतलब एक ही, सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग नहीं हो का क्या मतलब, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड हो। जब सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग हो गया तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड नहीं। तो सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग नहीं हो तो वहां से कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये बताइए, ओपनिंग और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, मतलब जेड का वैल्यू आपको निकालना है। तो जेड का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, जेड इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब 10 मीटर तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैलिड है इस केस में, उसके बाद फिर उसका वैलिडिटी खत्म हो।